हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी और विंग के बीच शायद इतने सालों बाद थोड़ा बहुत बातें हुआ था, जो कि एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन है। मतलब वो दोनों ही शांत थे। विंग चाहे ड्रंक था बट वो शांति से वांग जी से बात कर रहा था, और वांग जी भी इतने सालों में कभी भी विंग की बातों को शांति से बैठकर सुन नहीं पाया था। तो मतलब उनके बीच एक थोड़ा सा अच्छा टाइम गया था, और इसमें ना वांग जी को बहुत कुछ ऐसा पता चला था जो वांग जी को नहीं पता था। और जो पता चलते ही वांग जी के दिल दिमाग में एकदम शक आ गया था, बहुत सारा शक आ गया था। और अब ना वांग जी को पता लगाना था कि उस वक्त क्या हुआ था जब विंग और वांग जी के बीच ब्रेकअप हुआ था, जब वो विंग का बॉयफ्रेंड वो आया था, तब ऐसा क्या हुआ था। तो अभी वांग जी अपनी पूरे शिद्दत से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि विंग का बॉयफ्रेंड फैंग वो कहाँ पर है। 4 दिन स्किप हो जाते हैं। इन 4 दिनों में वांग जी एक बार ऑफिस गया था, लैंड कॉरपोरेशन एक बार गया था, और वहाँ पर लगभग 15 से 16 घंटे वहाँ पर लगातार काम किया था और फिर घर वापस आ गया था। इतना ही काम किया था पूरे 4 दिनों में वांग जी ने। और वांग जी उस फैंग को ढूंढने के लिए ना एकदम पूरा अपना जी जान लगा रहा था। अपनी जितने भी सोर्सेस है ना सबका यूज़ कर रहा था, बट उसे फैंग मिल ही नहीं रहा था। वो हैरान था कि एक इंसान ऐसे गायब कैसे हो सकता है। फैंग के बारे में कोई भी ऑफिशियल डेटा चाइना में मौजूद ही नहीं है। मतलब फैंग चाइनीज़ है या फिर क्या है, वांग जी को पता ही नहीं चल रहा था। अगर वो चाइनीज़ ना भी हुआ, अगर वो जापानीज़ हुआ, अगर वो किसी और कंट्री का सिटीज़न हो, तो भी फैंग चाइना में था। फैंग के बारे में कुछ तो डॉक्यूमेंट्स मिल जाता। फैंग का जो आइडेंटिटी है वो पता लग जाता। अगर फैंग अलग कंट्री से भी आया था चाइना में तो भी पता चल जाता ना। लेकिन कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अब तो वांग जी को और भी ज़्यादा शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ही सफाई से फैंग का नामो निशान मिटा दिया है। लेकिन लान वांग जी, क्या इसे इतने हल्के में लेना चाहिए? नहीं, लान वांग जी हर चीज़ के अंत तक जाता है और खुरेद कर बाहर निकालता है राज़ों को। हाँ, इतने सालों तक उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये उसका एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था। लेकिन अब जब वांग जी ने इस तरफ ध्यान दिया है तो वांग जी आखिर तक जाएगा और हर एक चीज़ को खुरेद कर निकालेगा, चाहे उसके बाद वांग जी का दिल फिर से क्यों ना टूटे। लेकिन वांग जी ये चीज़ करेगा, उसने ये ठान लिया था। और अब ना वांग जी विंग के साथ अच्छा बिहेव करने लग गया था। लाइक पहले की तरह कुछ भी नहीं था। इन 4 दिनों में विंग ने भी नोटिस किया है, विंग का नेचर तो सेम था। मतलब विंग बहुत चुपचाप रहने वाला था। वो चुपचाप अपने पेंटिंग्स में, गार्डनिंग करने में, ऊल से कुछ बनाने में, मफलर स्वेटर ये सब बनाने में अपना पूरा टाइम निकालता था। लेकिन वांग जी का ऐसा नहीं था। वांग जी तो हमेशा जब वो घर पर रहता था ना, वो हमेशा काम करता रहता था, अपने ऑफिस का जो वर्क है वो करता रहता था। और बाकी टाइम ना वो विंग को ताने देने में, विंग से झगड़े करने में, विंग को डराने में, विंग को पुराने पेनफुल मेमोरीज याद करवाने में वांग जी बस यही करता रहता था। लेकिन इन 4 दिनों में ना विंग ने देखा कि वांग जी का पूरा नेचर ही चेंज हो गया है। वांग जी अब विंग को ना उतना ज़्यादा टॉर्चर भी नहीं करता, विंग को मेंटली भी ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता, विंग को पुरानी जो पेनफुल मेमोरीज है वो याद नहीं दिलाता, उन्हें लेकर खरा खोटी नहीं सुनाता, मतलब खरी खोटी नहीं सुनाता था। बल्कि वांग जी का रूटीन ये हो चुका था कि वांग जी अपना ऑफिस वर्क करता था। उसके बाद वांग जी विंग से जब भी बातें करता था तो वो नॉर्मली बातें करता था। जैसे कि अगर विंग गार्डनिंग कर रहा होता था तो गार्डनिंग से रिलेटेड जो बातें हैं ना वो वांग जी पूछता था विंग से, और विंग जवाब देता था। मतलब वांग जी बहुत ही कामली विंग के साथ पेश आ रहा था, और ये चीज़ें विंग को अजीब तो लग रहा था बट उसे अच्छा भी लग रहा था।
क्योंकि वो ना सहते सहते थक गया था। वो वांग जी के पेनफुल वर्ड्स, वांग जी का वो एक्शन, जब वांग जी विंग को टॉर्चर करता है, वो हर एक चीज़ विंग को इतना दर्द देता है, इतना विंग परेशान हो चुका था उन सारी चीज़ों से। तो विंग को भी लग रहा था कि वांग जी शायद कोई नया चीज़ उसको मिल नहीं रहा है, इसलिए वांग जी शांत है। जिस दिन वांग जी को मिल जाएगा एक नया बहाना, एक नया तरकीब, जिससे वांग जी विंग को परेशान कर सके, विंग को टॉर्चर कर सके, उस दिन फिर से वांग जी करेगा। लेकिन वो दिन आने से पहले जो शांति का जो लम्हा है, जो सुकून का पल विंग को मिल रहा है, वो विंग एंजॉय करेगा। और विंग अभी शांति से अपना दिन एंजॉय कर रहा था। बट वांग जी जैसे जैसे उसे चीज़ें पता चल रहा था ना, वो शॉक्ड होता जा रहा था। जैसे कि उसे पता चल रहा था कि कैसे विंग की मदर जब बीमार हो गई थी, तो विंग कितने लोगों के पास गया था हेल्प मांगने के लिए, बट उस वक्त किसी ने भी हेल्प नहीं किया था, किसी ने भी हेल्प नहीं किया था। सब ने बस विंग को निकाल दिया था। विंग हर एक जगह, मतलब उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी उसके पेरेंट्स का फ्रेंड्स है, सबके पास वो गया था, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं किया। बट वांग जी को ना थोड़ा गुस्सा विंग पर भी था कि विंग ने उससे क्यों नहीं हेल्प मांगा। लेकिन इस बार वांग जी ने ये ठान लिया था कि जब तक वांग जी को पूरा नहीं पता चलेगा कि उस वक्त क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या चल रहा था विंग के लाइफ में, तब तक वांग जी कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। चाहे वांग जी को कितना ही गुस्सा आए, कितना ही विंग पर गुस्सा आए, नाराज़गी आए, लेकिन वांग जी रिएक्ट नहीं करेगा जब तक वांग जी को पूरा सच नहीं पता चलता। और ज़्यादा दिन लगे भी नहीं। लान वांग जी अगर शिद्दत से किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करे और वो चीज़ लान वांग जी को ना मिले, ऐसा हो सकता है भला? लान वांग जी को भी फैंग का पता मिल गया। फैंग जो कि ब्राज़ील में था। फैंग का पता चलते ही लान वांग जी ने 1 मिनट का भी देरी नहीं किया। लान वांग जी अपने लोगों को भेज दिया था फैंग को लाने के लिए। और लान वांग जी का लाने का तरीका तो उसकी तरह ही होगा, हटके। तो अगले 6 दिनों में फैंग का एग्जैक्ट पता ढूंढकर, मतलब पूरे ब्राज़ील में फैंग का एग्जैक्ट पता ढूंढकर फैंग को ब्राज़ील से चाइना लेकर आया गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है, जो कि ओल्ड लैंड हाउस में थे। वहाँ पर सुबह का वक्त था। वांग जी और विंग दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी आज ऑफिस जाने वाला था। विंग तो बहुत ही खुश था, क्योंकि लगातार, मतलब 9-10 दिन हो चुके थे। वांग जी ना बस जा रहा था, कुछ घंटे काम कर रहा था और लौट आ रहा था, और फिर 1-2 दिन तक तो घर पर ही रह रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा विंग ना एकदम अनॉय हो गया था। होता है ना कि एक इंसान का नेचर आप देखते आ रहे हो, सालों साल आप देखते आ रहे हो कि इसका नेचर कैसा है, कितना हाश है, लेकिन अचानक से ही आपका नींद खुला और आपने देखा कि वो इंसान इतना स्वीट हो गया है, इतना अच्छा हो गया है, आपसे इतना काइंडली बात कर रहा है, आपको पता ही नहीं रीज़न क्या है। तो कितना ज़्यादा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। विंग भी उसी कन्फ्यूजन से गुजर रहा था अभी। तो विंग बस चाहता था कि ये इंसान जाए ऑफिस और मुझे अकेला छोड़ दे। वांग जी ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद विंग के फोरहेड पर एक किस करके विंग को बाय बोलकर वहाँ से निकल गया था, मतलब लैंड हाउस से निकल गया था ऑफिस जाने के लिए। विंग, मतलब इस बात से विंग बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुआ था, क्योंकि ये वांग जी का नया रूटीन हो गया था कि वो जब भी अभी घर से बाहर निकलता है ना, मतलब घर से ऑफिस जाने के लिए निकलता है या फिर कहीं और जाने के लिए, जब भी वो घर से बाहर निकलता है, तो वांग जी अभी हमेशा ही विंग के फोरहेड पर या फिर विंग के माथे पर ना किस करके विंग को बाय बोलकर फिर ही निकलता है। तो इतना स्वीटनेस ना विंग को हजम नहीं हो रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा क्या कर दिया विंग ने कि ये इंसान इतना खुश है विंग से। इस इंसान के दिल के अंदर जितना भी नफरत था, मतलब वांग जी के दिल के अंदर जितना भी विंग के लिए नफरत था, वो गायब कैसे हो गया। वांग जी के दिल में विंग के लिए नफरत तो नहीं था, गुस्सा था, बहुत ज़्यादा पेन था,
अपने लव को ऐसे अपने सामने से जाते हुए देखकर, किसी और के साथ जाते हुए देखकर वांग जी के दिल में जो पेन था, जो नाराज़गी था विंग के लिए, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वांग जी एकदम साइको हो गया था और वो अपना सारा साइकोनेस विंग के ऊपर ही थ्रो करता था। अब जब वांग जी को धीरे धीरे सब कुछ रियलाइज़ हो रहा था, उसे धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा था, मतलब पूरा क्लियरली उसे अभी तक कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। बट वांग जी बेवकूफ़ नहीं है, उसे थोड़ा थोड़ा जितना भी पता चला था कि उस वक्त विंग का हालत कैसा था। विंग दर दर भटक रहा था पैसे के लिए, बट उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। ये सब जैसे ही वांग जी को पता चल रहा था ना, वांग जी एक इंटेलिजेंट इंसान है, वो अपने दिमाग में ही सोच सकता था कि एक इंसान उस वक्त कितना ज़्यादा हेल्पलेस हो सकता है एंड उस टाइम कोई भी उस इंसान का फ़ायदा उठा सकता है, जैसे कि वांग जी ने उठाया था विंग का फ़ायदा। तो वांग जी को पता है कि कुछ तो गलत है जो वांग जी को नहीं दिख रहा है, वांग जी से हाइड है। और आज वांग जी को सब कुछ पता चलेगा फाइनली, उसे उस टाइम का बारे में पता चलेगा जिस टाइम को वो कभी याद नहीं करना चाहता, जिस टाइम को वो भूलना चाहता था। लेकिन आज वो खुद उस टाइम के बारे में पता लगाने जा रहा है, उस टाइम का सच जानने जा रहा है। वांग जी के दिल में बहुत कुछ चल रहा था, उसके दिल में चल रहा था कि आज वो हर्ट हो सकता है। वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे डर लग रहा है कहीं वो फिर से हर्ट ना हो जाए। जितना दर्द उसे सालों पहले मिला था ना, वही दर्द उसे दोबारा ना मिल जाए। बट अभी ना वांग जी बिल्कुल भी मतलब पीछे नहीं हट सकता, उसे जानना है कि क्या हुआ था उस वक्त। वांग जी को अभी भी कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वांग जी लगभग 4.5 घंटे वो चॉपर में था। 4.5 घंटे चॉपर में रहने के बाद एक जगह पर पहुंचता है जहां का पूरा एरिया ना एकदम सुनसान था, जंगल था और एक खंडर जैसा हवेली था। वहां पर वो पहुंचा था। वांग जी ऑफिस नहीं गया था। आसपास उस हवेली के आसपास ना बहुत गार्ड थे। वांग जी का चॉपर उस हवेली के एकदम बड़े से गार्डन में आके रुका था और वांग जी नीचे उतरा था। वांग जी सीधा उस हवेली के अंदर चला गया और वांग जी के पीछे पीछे 3-4 गार्ड्स ना वांग जी को बोलते हुए आ रहे थे कि वो कैसे फैंग को लेकर आए ब्राज़ील से, क्योंकि फैंग एक बहुत ही मतलब वो फैंग ना ब्राज़ील में किसी टाउन में नहीं रह रहा था, वो एक विलेज में रह रहा था और फैंग बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहा था विलेज में भी। और उनको मतलब उन बॉडीगार्ड्स को, जो लोग फैंग को लाने गए थे ना, उन्होंने जैसे ही वहाँ पर पता लगाया तो उनको पता चला कि फैंग कोई काम नहीं करता, वो सालों से यहाँ पर रह रहा है और वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है, लेकिन वो एक भी काम नहीं करता, वो बस घर पे रहता है और कुछ भी नहीं। घर के अंदर पहुँचने के बाद वांग जी ने फैंग को देखा। फैंग जो कि एक चेयर से बंधा हुआ था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। वांग जी ने फैंग का हालत देखा और अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा तो बॉडीगार्ड्स ने कहा कि फैंग यहाँ पर आना नहीं चाहता था और फैंग उन सारे बॉडीगार्ड्स से, मतलब जितने भी लोग फैंग को लाने गए थे ना, उनसे लड़ रहा था। इसीलिए लड़ाई के चक्कर में फैंग को चोट लग गया। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी गया और फैंग के सामने ना एक कुर्सी पर बैठ गया शांति से। फैंग जो कि वांग जी को गुस्से से देख रहा था। वांग जी फैंग के आंखों में कुछ देर देखता है और फिर एक बहुत ही हार्श वॉइस में बोलता है, विंग को क्यों छोड़ा था। यह सुनने के बाद फैंग ना कुछ देर वांग जी को देखता है और फैंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था, एक बहुत ही अजीब सा स्माइल, एक क्रीपी सा स्माइल। वो स्माइल करते हुए फैंग ने कहा, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैंने विंग को छोड़ा था। वांग जी का चेहरा एकदम ही स्टिफ था। वांग जी ने अपने गुस्से भरे आवाज़ में कहा, अपना बकवास बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ उस वक्त क्या हुआ था। तुम और विंग फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिले थे, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ था। फैंग वांग जी के मुंह से ये सारे सवाल सुनने के बाद ना वो हंस रहा था, वो खिलखिला कर हंस रहा था और बोल रहा था, ओ गॉड लान वांग जी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैंने बहुत बार तुम्हें न्यूज़ में देखा है, बहुत सारे डिबेट में तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम लैंड कॉरपोरेशन को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हो, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बिजनेसमैन अभी फ़िलहाल पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, तुम सबसे यंगेस्ट और सबसे इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हो अभी के टाइम के। लेकिन सब बकवास है, सब, तुम बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो। फैंग की बातों को सुनकर वांग जी अपने
जो ब्लेज़र है ना उसको उतारता है और उसको अपने बॉडीगार्ड के पास दे देता है। फिर वांग जी एक एक करके अपने शर्ट का जो बटन है ना वो खोलने लगता है। वांग जी ने एक बारी में अपना टाई भी खोल कर दे दिया था। अपने शर्ट के 4-5 बटन खोलने के बाद ना वांग जी का पूरा जो अपर बॉडी है वो दिख रहा था। नीचे के 2 बटन ही लगे हुए थे। वांग जी ने अपना जो शर्ट का जो हाथ का जो बटन है ना वो भी खोल दिया था। खोलने के बाद वांग जी ने स्लीव्स को ऊपर उठा लिया था। फैंग ना वांग जी को ये सब करते हुए देख रहा था। उसको समझ नहीं आया एक पल के लिए कि वांग जी ये क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वांग जी ने अपना काम ख़त्म किया ना, जैसे ही उसने अपना पूरे स्लीव्स को ऊपर उठा लिया दोनों हाथों के, वैसे ही वांग जी पलक झपकते ही ना एक मुक्का फैंग के फेस पर दे मारता है। और वो इतने बुरी तरीके से मारा था ना कि फैंग का एक दांत टूट कर निकल आया था बाहर। फिर वांग जी ने एकदम शांति से फैंग के सामने बैठ गया था। ऐसा प्रिटेंड कर रहा था वो कि कुछ भी नहीं हुआ। फैंग जिसे दर्द तो बहुत हुआ लेकिन उसने भी ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो बस वांग जी की तरफ देख रहा था। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने फिर से कहा, बताओ मुझे एग्जैक्टली हो क्या रहा था तब। फैंग ने अपने मुंह से ब्लड को थूक कर बाहर निकाला और बोला, सच में तुम एक गधे हो। तुम्हें अगर अभी तक नहीं पता चला कि उस वक्त क्या हुआ था तो मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग और मैं कभी भी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। मैं तो एक न्यू कमर था। मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आया मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ जो अपने आँखों में हज़ारों सपने लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आया था, जिसे एक हीरो बनना था, जिसे एक्टिंग करना था। बट ये दुनिया कभी भी गरीबों को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए मैं दर दर भटकता था, छोटे मोटे काम करता था। एक दिन मेरे पास एक ऑफ़र आया। एक ऑफ़र जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता हूँ। एक ऑफ़र जिसमें मैं अपना पूरा लाइफ लग्जरी में जी सकता हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना होगा, लेकिन मुझे उस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत था। इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। मुझे एक काम दिया गया फेक बॉयफ्रेंड का। और तुम्हें पता है मेरा पार्टनर कौन था? वी वुशियान। मुझे लगा था मुझे फेक बॉयफ्रेंड किसी अमीरज़ादे का बनना पड़ेगा या फिर किसी अमीरज़ादी की। लेकिन जब मैंने वी वुशियान को देखा, उसकी हालत को देखा, उसका बैकग्राउंड जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि एक मामूली से इंसान का फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए मुझे इतना पैसा ऑफ़र किया जा रहा है। इतना पैसा जिसमें मैं अपना पूरा लाइफ जी सकता हूँ, जिसमें मैं अपना पूरा लाइफ लग्जरी में जी सकता हूँ। लेकिन पूछने का हक ना मुझे था और मुझे लगता है विंग को भी नहीं था, क्योंकि उसे भी तो पैसे मिल रहे थे और वो उन पैसों का इस्तेमाल अपनी मदर के इलाज में लगा रहा था। उस वक्त हम दोनों बस नाटक कर रहे थे बॉयफ्रेंड बनने का, रिलेशनशिप में रहने का। और जो कुछ भी उस वक्त हमने किया, जो कुछ भी हमने बोला, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। मतलब वो सब कुछ हमें बोलने के लिए फोर्स किया जाता था और हमें बोलने के लिए कहा जाता था और हम दोनों पैसे के लिए बोला करते थे। तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो कि तुम्हें आज तक इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला? वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब फैंग की बातों को सुनकर उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसका पूरा दिमाग ख़राब हो रहा था। वो खुद से डिसअपॉइंटेड था कि उसने इस बारे में सोचा क्यों नहीं। ऐसा भी कुछ हो सकता है, उसने सोचा क्यों नहीं। और दूसरा, फैंग बार बार उसे बेवकूफ़, बुद्धू बोले जा रहा है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वांग जी ने खुद पर काबू किया, खुद को शांत किया और फिर फैंग को कहा, कौन थे वो लोग जिसने तुम दोनों को इतना पैसा दिया बस फेक बॉयफ्रेंड्स बनने के लिए? यह सुनकर फैंग ना वांग जी की तरफ देखता रहता है और फिर बोलता है, क्या सच में तुम्हें नहीं पता वो लोग कौन थे? वांग जी ने कन्फ्यूजिंग लुक दिया और बोला, नहीं पता मुझे, बताओ वो कौन थे? फैंग ने गहरा सा ब्रीथ लिया और बोला, वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने ये किया। यह सुनने के बाद वांग जी उठकर खड़ा हो गया था।
वो मतलब अनबिलीवेबल एक लुक दे रहा था और वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था ना। वांग जी एक हाथ उठाता है फैंग को एक और मुक्का मारने के लिए, लेकिन वो रुक जाता है। उसने अपने आंखों को बंद कर लिया था और अपने मुट्ठी को और भी ज़्यादा कस लिया था। और फिर वांग जी ने फैंग का कॉलर पकड़ा और उसको एक हाथ से उठाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? फैंग ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। वो इंसान और कोई नहीं, लैंड कॉरपोरेशन का रिटायर्ड सीईओ लैन कुरैन थे, जिन्होंने विंग को और मुझे पैसे दिए थे फेक बॉयफ्रेंड्स बनने के लिए, जिन्होंने विंग को फोर्स किया था तुम्हारे सामने मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, जिन्होंने खुद हमें एक एक लाइन बताया था कि हमें कैसे कैसे काम करना है, और जिन्होंने खुद विंग को टीच किया था कि विंग को तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हारे सामने कैसे एक्ट करना है, सब कुछ उन्होंने ही किया था। वांग जी ने फैंग को ना नीचे एकदम फर्श पर गिरा दिया था और बोला, झूठ मत बोलो, मेरे सामने झूठ मत बोलो, तुम बकवास कर रहे हो है ना? ऐसे बकवास से तुम मुझे बहला नहीं सकते। फैंग ने कहा, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, तुम्हारे हाथों से नहीं तो तुम्हारे अंकल के हाथों से, क्योंकि मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया था। इसलिए अगर मैं तुम्हारे हाथों ना मरा तो अगर उनको पता चला कि मैं चाइना में हूँ तो वो मुझे ढूंढेंगे और मुझे मारेंगे। तो इससे अच्छा कि मैं तुम्हें बता दूँ कि सच क्या है और तुम मुझे मार दो, क्योंकि सच में मुझे तुम्हारे उस मतलबी अंकल के पापी हाथों से नहीं मरना है। यह सुनकर ना वांग जी चिल्ला उठता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने सोचा था कि कुछ लोग पैसे की वजह से विंग ने शायद ऐसा किया, कुछ और सिचुएशन हो सकता था। उसके दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा था, बट उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि घूम फिर कर वांग जी के जो अंकल है उनका नाम आ जाएगा। विंग शायद इसीलिए हर बार वांग जी को बोला करता था कि तुम लैंस ऐसे ही हो, तुम लैंस कभी भी फीलिंग्स को नहीं समझते, तुम लैंस बस पैसों से लोगों को खरीद लेते हो। विंग हमेशा ये सब कहता रहता था, बट वांग जी ने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया इन बातों पर। वांग जी को हर बार लगता था कि विंग बस उसे कह रहा है, बट ऐसा नहीं है, विंग बस उसे नहीं कह रहा था। वांग जी के आंखों से ना आंसू गिर रहे थे। फैंग ने अपने घुटनों पर बैठने की कोशिश किया और वो बैठ गया, और फिर उसने कहा, तुम्हारा और विंग का जब ब्रेकअप हो गया तब मेरा और विंग का एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया। विंग को उसका पैसा मिल गया, मुझे मेरा पैसा मिल गया, लेकिन उस वक्त मैं उतना सारे पैसे को देखकर लालच में आ गया था। मुझे और पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उस वक्त ओल्ड लैंड को, मतलब तुम्हारे अंकल को ब्लैकमेल किया था कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैसे तुम्हारा और विंग का ब्रेकअप करवाया है। तब उन्होंने मुझे और भी पैसे दिए थे, लेकिन वो तो उनका एक चाल था, वो बस पैसे की लालच देकर मुझे अपने पास बुलाना चाहते थे और मेरा काम तमाम करना चाहते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि मुझे इन सारी चीज़ों का भनक पहले से ही चल गया है, इसलिए मैंने पैसे भी लिए और मैं उन्हें चकमा देकर भाग गया। भागने के बाद मैं ब्राज़ील चला गया। वहाँ पर जाने के बाद भी मुझे पता चला कि तुम्हारा अंकल मुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है हर जगह, क्योंकि ब्राज़ील में भी मुझे ढूंढा जा रहा था। उस टाइम मैं ब्राज़ील से बाहर भी नहीं जा सकता था, किसी और देश भाग भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने सबसे सेफ़ तरीका आजमाया और मैं ब्राज़ील के एकदम जो विलेज एरिया है ना, जहाँ पर कोई जाता भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है, उस जगह पर चला गया। वहाँ पर जाके अपना ही एक दुनिया बसा लिया और मैं वहीं पर रहने लगा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढ लिया, सच में लान वांग जी, तुम में कुछ तो बात है। ये बोलकर फैंग फिर से हंसने लगा। फैंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ना उसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि उसे जीना है या फिर वो जीना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे मारना है तो मार दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका ऐसा रिएक्शन था। और लान वांग जी का तो हाल ही ख़राब हो गया था। वो वहाँ से धीरे धीरे कदमों से बाहर निकल गया था। बॉडीगार्ड्स पूछते रहे कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी अपने चॉपर में आके बैठ गया। कैप्टन ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है सर, घर चले? वांग जी ने मना कर दिया और बोला कि मुझे मदर और फादर से मिलने जाना है। तो वो जो कैप्टन है ना, उन्होंने नोट किया और चॉपर को चला दिया। तो
आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस, क्या लगता है आप लोगों को कल क्या होने वाला है? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।